तीन ताल सुन रहे हैं आप आज तक रेडियो पर शम्स ताहिर खान, ताऊ और सरदार के साथ। आज की पहली बिजार खबर में हम जो भी एक अजीब कोई घटना हमारे होती है, उस यहाँ पे बात एक करते हैं। सादा जीवन उच्च विजार होता है। हमारे लिए तो सभी बिजार है। उसमें कुछ विजार उत्तेजक बिजार उत्तेजक तो वो खबरें ये पढ़ी कि जाती वैसे तो वो किशोर कुमार का गाना है कि कब के बिछड़े हम शायद हाँ। कहाँ आके मिले, पर एक कहानी ऐसी फलीभूत हुई है। बिहार के एक सज्जन है, बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज की ये कहानी है जो अंजाम तक पहुंची उत्तर प्रदेश के नोएडा में। पता नहीं क्यों नोएडा में कोई भी कहानी जो अंजाम तक पहुंचे ना, तो एक डार्क ह्यूमर उसमें पहले से ही आ जाता है। तो हुआ ये कि ये सुल्तानगंज के साहब निशांत कुमार इनका नाम था। 31 जनवरी को 5:30 बजे वो 5.5 महीने तक वो गायब हो गए, मिले नहीं अपनी ससुराल से। तो निशांत के साले साहब रविशंकर सिंह ने सुल्तानगंज थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया, पर निशांत के जो पिताजी थे उनको शक था ससुराल वालों पर ही, यानी साले और जो उनके पिताजी है। तो उन्होंने एक अलग FIR करा दी अपने समधी नवीन सिंह और उनके बेटे रविशंकर सिंह पर कि ससुराल वालों ने ही अगवा कराया है। तो जांच हुई, खोजबीन हुई, 5-5.5 महीने वो नहीं मिले। उसके बाद लोगों ने मान लिया कि अब शायद दुनिया में नहीं है। रविशंकर सिंह जिन पर आरोप, जो उनके साले साहब हैं, जिन पर आरोप लगाया था अपहरण का, वो नोएडा आ गए थे अपने किसी काम से। तो एक बार वो नोएडा में कहीं जा रहे थे बाइक वाइक से, तो सेक्टर 50 में वो एक मोमोज़ खाने के लिए रुक गए। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूँछों वाला एक आदमी है जिसको मोमोज़ वाला डांट के भगा रहा है। तो उन्हें थोड़ी दया आ गई, उन्होंने कहा कि खिला दो इसको, मैं पैसे दे दूंगा। और फिर वो उससे बात करने लगे तो पता चला कि कहाँ के रहने वाले हो। बहुत पतला दुबला वो आदमी था। तो जब पता चला कि यहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, नाम बताया, पिता का नाम क्या है वो बताया, तो बोले अरे जीजा तुम। तो वो निशांत ही निकले जिसको वो भिखारी और गरीब समझ रहे थे। फिर उन्होंने पुलिस बुलाई और अपने जीजा को मोबाइल से तस्वीर खींची, घर भेजा, व्हाट्सएप किया, उन्होंने कंफर्म किया। हाँ, तो फिर उन्होंने पुलिस को, और वो उनका ये कहना है कि देखिए साहब हमने अगवा नहीं किया था और ये तो हमें मोमोज खाते हुए यहाँ पे मिले हैं। पर अभी ये साफ नहीं हो पाया इस केस में अभी तक, जब तक हम खबर पढ़ रहे हैं इसका फॉलोअप नहीं आया है कि वो बिहार से नोएडा तक कैसे पहुंचे, ये भी स्पष्ट नहीं है। सुल्तानगंज में ट्रेन पे बैठ गए, विक्रमशिला एक्सप्रेस पे। लेकिन फिर ऐसी स्थिति क्यों आई कि दाढ़ी बढ़ा करके रहनी? मानसिक रूप से विक्षिप्त तो होंगे ही। हाँ वो, लेकिन कहानी आप पैसे भी नहीं होंगे तो दाढ़ी कहानी आपको ठीक लग रही है या थोड़ी फिशी लग रही है कि नहीं? ऐसी कहानियां तो बहुत सारी हैं, इसलिए मुझे अब ऐसी चीज़ें फिशी लगती ही नहीं है। मतलब इसी बस मुझे ऐसा एक याद आ गया था कि एक यूपी में ही एक शख्स 40 साल तक बिना मुकदमे के जेल में पड़ा हुआ था। फिर उसकी दिमागी हालत जैसा आपने कहा इसकी होगी ना, तो उसको भेज दिया था उसमें मानसिक चिकित्सालय सरकारी। बाद में पता चला कि उस बंदे का जो केस फाइल था वो गायब हो गया था अदालत से भी, और जो पुलिस वाले पेशी पे आते थे वो डेट ही नहीं आता था उनका। डेट ही नहीं आता था। लास्ट में ढूंढा गया, एक नया वो हॉस्पिटल के इंचार्ज आए तो उन्होंने ढूंढा तो एक पर्ची मिली जिस पे एक नाम था, एक गांव का नाम था। तो पता चला कि ये बंदा वहाँ है। भाभी के कत्ल का इल्ज़ाम था, 40 साल हो गए थे। अब वो ना बाकी लोग रहे, कुछ रहा ही नहीं। तब ये हुआ कि अब क्या किया जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार बिना मुकदमा के तुमने 40 साल इसको रख लिया, अब क्या जान लो कि उस वक्त 14 साल उम्र कैद थी, तब उसको छोड़ा गया। तो कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका हुआ कि मर गए और वो जिंदा लौटा है। कई तो भूत प्रेत ही समझ के डर के भाग जाते हैं। लेकिन ये मोमोज की दुकान कुंभ के मेले जैसी हो गई। मतलब इसमें मुझे तो 2 चीजें सीखने को मिली। एक तो मोमो खाते रहना चाहिए, पता नहीं कौन मिल जाए। बट ये भाई जहाँ का था, जो भी आया था, क्या वो मतलब उस जगह पे अब मोमो हर जगह अवेलेबल है, क्योंकि मोमोज यहाँ आके खा रहा है। ये भी मुझे इसीलिए तो रिपोर्टर की तरह मैं देखूँ ना कि आरोपी को ही मिल जाना, हाँ ये थोड़ा ज्यादा सस्पिशियस है मुझे भी। और उसका मोमोज खाना, या तो फिर ये है कि मोमोज को वो समोसा सिंघाड़ा समझ के खा रहा हो, इसलिए वहाँ खड़ा हो। और मुझे ये नहीं कि रविशंकर ने जब खोजा होगा तो आंसू जो आए होंगे वो चटनी के होंगे कि खुशी के होंगे, मालूम नहीं। आप नोएडा के मोमोज खा सकते हो ऐसे, मतलब बहुत तीखे जहरीले होते हैं। लेकिन अगर उसने किडनैप किया और फिर वही ढूंढ के पहुंचा रहा है तो उसका मकसद क्या था, ये थोड़ा, इसलिए तो मैंने कहा फिशी है कि नहीं। हाँ, तो लेकिन मकसद क्या था, तो लगता नहीं, इत्तेफाक भी हो सकता है। आप मोमोज खा लेते हैं कि नोएडा के? हम खा लेता था। अच्छा। तो मैं कुछ खाने लायक रहा नहीं। अच्छा। मिर्च मुझे बहुत तेज लगती है तो बंद कर दिया, पर खा लेता था। आप खा लेते हैं क्या मोमोज? कभी कभी। जैसे वैसे क्राइम रिपोर्टर्स के फूड का तो आप ऐसा कुछ क्राइटेरिया रख ही नहीं सकते, क्योंकि आपको नहीं, मेरे फूड का मेरे पेशे से कोई रिश्ता नहीं है। शुरू से ही
नॉनवेज पसंद था तो पसंद है, खा लेता हूँ। हाँ, मेरे मोबाइल में सिर्फ 3 तरह के नंबर मिलेंगे आपको, एक पुलिस वालों के, एक क्रिमिनल के, और तीसरा इस देश के जितने बड़े शहर में अच्छे नॉनवेज वाले हैं उनके। अच्छा, तो लेकिन जैसे कई बार ऐसा नहीं होता कि चेस कर रहे हैं स्टोरी या पुलिस वाले के यहाँ उस भागना वक्त तो फिर कुछ भी मिल जाए, हाँ, वही, हाँ। कुछ भी चलेगा। फिर तो आपको ये भी तय मान के चलना पड़ता है कि हो सकता है 1-2 दिन खाना भी ना मिले, ऐसी जगह पे आप पहुंच जाते हैं, तो कुछ भी खा लीजिए, चलेगा। जैसे आपका कभी ऐसे फिर से उसी जोन में लौट जाते हैं बार बार, लेकिन किसी अपराधी से ऐसा वास्ता पड़ गया गलती से कि एक बार को डर लगा जान का? देखिए, धमकियाँ बहुत सारी मिली थी, बस एक शख्स से सबसे ज़्यादा, उस वक्त चूँकि मैं बहुत नया भी था टीवी में, तो ये केस था एक नीतीश कटारा मर्डर केस, इसमें डीपी यादव की बेटी भारती यादव थी। तो इत्तेफाक से उस वक्त मैं गया हुआ था नेपाल, एक किडनी रैकेट चला था बहुत बड़ा डॉक्टर का, तो वो नेपाल में अरेस्ट किया। हाँ, तो मैं वहाँ गया तो वो उसी पे लगा हुआ था। इस दौरान में इधर नीतीश कटारा का मर्डर हो गया और डीपी यादव का जो बेटा है वो पकड़ा गया। तो गुंजन हमारी टीम में एक रिपोर्टर हुआ करता था, उसने स्टोरी करनी शुरू कर दी, भारती का नाम आ रहा था। तो डीपी यादव से मेरी जान पहचान थी, चूँकि क्राइम और वो बाहुबली, उसका फ़ोन आया, यार ये तुम्हारे टीम में गुंजन है, ये ऊट पटांग मेरी बेटी के बारे में लिख रहा है, ये वो, तो थोड़ा समझाओ उसको, ठीक नहीं होगा। तो मैंने गुंजन को फ़ोन किया, मैंने कहा यार देख ले, ठीक आदमी नहीं है। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने बोल दिया। इत्तेफाक से उसके नेक्स्ट डे फिर मैं इधर, ये खबर बड़ी हो गई थी तो मैं दिल्ली लौट आया। अगले दिन मुझे एक सोर्स के ज़रिए पहुंच गया गाज़ियाबाद, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी भारती। तो इनका ये कहना था कि वो कभी नीतीश कटारा मिलने नहीं आता, तो कोई रिश्ता नहीं है। वहाँ गया तो पूरी एंट्री वाली रजिस्टर ही मिल गई मुझे, जिसमें नीतीश कटारा की एंट्री थी कि कितने बजे आता था, कितने बजे आता था, डेट के साथ। वो एक्सक्लूसिव थी, चला दिया। अब जब चलाया, जिस शख्स ने मुझे 2 दिन पहले गुंजन को समझाने के लिए फ़ोन किया था, वो खबर मैंने ही पीटीसी के साथ, अब फ़ोन आया उसका असाइनमेंट पे, मैंने तो उठाया नहीं था। फिर आया कि यार ये सही है, मैंने समझाने के लिए उसको कहा था और आपने तो पूरी ही एक तरह से वो कर दी। कोई बात नहीं, मुझे मालूम है आप डेली घर जाते हो, बस आज के बाद ध्यान से जाना, क्योंकि ट्रक, वो लाइन हमेशा याद आता है, ट्रक ड्राइवर को ये पता नहीं होता कि सामने शमशाद खान जा रहा है, कोई और जा रहा है। मैं इतना कह के फ़ोन रख दिया। अब मेरे पास उस वक्त बाइक थी और ये यमुना ब्रिज पार करना पड़ता था वहाँ अपने ऑफिस से, जो झंडेवालान में था, वीडियोकॉन टावर से। अब रात का टाइम होता था डेली आने का, वही चूँकि वारदात 11 बजे है तो 11:30 के बाद निकलता था और बाइक से पहुँचता था। तो अब एक कट आता है यमुना, अगर आप ITO पुल पे आएंगे, जो ऐसे मुड़ते हैं वो पूरा सन्नाटा और अंधेरा रहता है, बाकी तो लाइट वाइट रहती है। तो जब उस कट के पास आता था तो मैं बड़ा डरता था, रुक जाता था कि 2-4 गाड़ी हो या कुछ मोटरसाइकिल वाले आए तो मैं चलूँ। और ट्रक अगर कोई भी आगे या पीछे दिख गया तो मतलब पसीने पसीने हो जाता था। और ये सिलसिला 8-10 दिन चला। फिर उसके बाद जब ये डर गया नहीं, तब मैंने, उदय शंकर बॉस थे, मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो बोले अब तू बाइक से मत आना, ऑफिस की कैब तुझे छोड़ेगी। तो फिर वो बहुत सारे लोगों की ड्रॉपिंग होती थी, तो ये भी था कि अकेले कैब में नहीं जाएगा, और भी कुल एम्प्लॉय होंगे। तो उनके फिर बीच में बैठ गया मैं 1-1.5 महीना, वैसे ही गया। तो धीरे धीरे दहशत कम हुई। इंटरेस्टिंग किस्सा है। अच्छा, लेकिन ये मोमोज पे लौटे, मोमोज में एक चीज़ मुझे बड़ी वाहियात लगती है। मोमोज के ज़रिए, ऐसे वो और भी उसके इस्तेमाल हैं, पर मोमोज के ज़रिए उसका प्रचलन बढ़ा, मेयोनीज। वो क्या एग और उसका वो बनता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि बिना एग के भी बनता है। हाँ, तो पता नहीं, मतलब वो खा ले सकते हैं आप। मतलब मैं, यार मुझे ना बहुत इतनी ज़्यादा वाइट चीज़ें पसंद नहीं आती, इतनी ज़्यादा खाने की चीज़ें अगर श्वेत वाइट धवल। कलर हो ना, मतलब खीर वीर छोड़कर, तो फिर वो बड़ा अजीब मैं लगता है। दही में भी ना गुड़ मिला के उसको थोड़ा रंगीन कर लेता हूँ। उतनी ज़्यादा वाइट चीज़ें, वाइट ना जहर, वाइट पॉइजन टाइप का दिमाग में आता है। इतनी वाइट चीज़ें, और वो प्लास्टिक से गिरती है, प्लास्टिक नहीं, रबर का जो रबर जो पेड़ से गिरता है ना, उस टाइप का होता है मेयोनीज। तो अद्भुत है वो। दूसरी बात ये कि ये जो आपने वेज वाले, पता नहीं आपने आप तो कम ही खाते होंगे, पर वेज वाले जो मोमोज हैं उसमें पत्ता गोभी भर दी जाती है, और नॉनवेज वाले में पता नहीं क्या भरा जाता है। पता नहीं गोभी नहीं, मेरे कुत्ते का नहीं होता, नीचे क्या नहीं होता है, तो कुछ भी हो सकता है हाँ, उसमें। मतलब पर
हो सकता है थोड़ा खराब क्वालिटी का मैं होता ना मिन्स मीट वाली कोई भी चीज नहीं खाता हूँ। हो। अच्छा, शावरमा वगैरह नहीं। हाँ, वो क्या होता है, बंदे की उंगली कट गई साथ में तो वो भी चला गया। चला गया। आप तो शौकीन हैं, आप मतलब इसका परख क्या है कि नहीं, मैं खाने का शौकीन नहीं, लेकिन बड़ा चूजी हूँ। मुझे मालूम है कि कहाँ कहाँ से खाना और कहाँ कहाँ से नहीं खाना है। इस मामले में मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पसंद का खाना नहीं मिला, मैं पानी पीकर सो जाता हूँ, लेकिन समझौता नहीं करता हूँ। और ये कई रात हुआ है ऐसा, या कई ऐसे शहर में भी हुआ है। पर ये पत्ता गोभी खाते हैं आप? हाँ, खा लेते मैं ऐसा नहीं है, वेज भी पसंद है। असल में मेरी वाइफ सब्जी बहुत अच्छा बनाती है हैं। और मेरी बहनें नॉनवेज बहुत अच्छा बनाती हैं, तो दोनों तरफ से पत्ता दोनों गोभी शौक हो गया। मुझे कभी समझ नहीं आई, मतलब ताऊ जैसे 2-3 सब्जियां जो, जैसे मैं बैंगन भी नहीं समझ पाया, बाकी तो ठीक है, पर पत्ता गोभी कुछ लोग मैंने देखा है इसके भीतर का एकदम सेंटर का कच्चा भी खाते हैं। हाँ, हाँ हाँ, वो अच्छा लगता है हाँ, वो खाने में। टेस्ट वाइज ठीक होता है। मैंने पत्ते गोभी के बारे में क्या किया, मैंने ना एक कहीं पढ़ा था कि पत्ता गोभी में कोई कीड़ा होता है जो दिमाग में घुसता है। हाँ, ये कहा, ये है। तो मैं उसको बहुत यूज किया, बहुत अच्छे से, घर में जहां पर भी उसको बहुत यूज किया, बैन ही करवा दिया आना ही। हाँ, ये बहुत तेजी से चला थे कि उस खाने से दिमाग पे कीड़ा मैंने टाइप कहा, होता दिमाग है, में कीड़ा घुस जाएगा, तो अब वाला ये नहीं बनता। हाँ, माफ करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी सब्जियों को मैंने काट रखा है। एक वो, वैसे मैं एक डॉक्टर से पूछ रहा था इस बारे में, तो उन्होंने ये कहा था कि कोई भी चीज़ जो ज़मीन पर उग रही है, वो अदरक भी हो सकती है, वो कद्दू भी हो सकता है और पत्ता गोभी भी हो सकती है, उसमें उस तरह के कोई भी बैक्टीरिया, जर्म्स, इस तरह के कथित कीड़े जो दिमाग में घुस जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है, वो हो सकते हैं। पत्ता गोभी के बारे में प्रचलन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, पर वो और दूसरे में, तो वो कोई भी आप जो ज़मीन से ले रहे हैं उसको पत्ता गोभी में स्कोप इतना है ना, जगह इतनी है कि कहीं भी आ सकता है। बाकी चीज़ें बंद होती हैं, जैसे अगर सपोज आलू में जो होगा ऊपर ही होगा। ऊपर ही होगा। वही। अच्छा, दूसरी जो बिजार खबर है वो ऊपर वाले, उससे याद आई कि नीचे हम लुंगी पहनते हैं। हमने लुंगी पे एक बार बहुत ज़्यादा बात की थी। महिलाएं रात में अक्सर कंफर्टेबल रहने के लिहाज से नाइटी पहनती हैं, पर ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी है, उसमें क्या, वो जो उनकी RWA, वो भी एक अलग बीमारी है, RWA पर भी बात करनी है, कि वो उन्होंने बैन कर दिया कि आप लुंगी और नाइटी पहन करके हमारी सोसाइटी में विचरण नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं। तो जैसे कई बार ये होता है कि लोग कल्चरल डिफरेंसेस को असभ्यता की तरह लेते हैं कि हमारे यहाँ, आपके यहाँ पहना जाता रहा होगा, हमारे यहाँ नहीं। केरल में तो घूमते हुए क्या बोलते हैं उसको, जो तहमंद लुंगी ही पहनते हैं। हाँ, पर उसके लिए लोकल शब्द एक है। नहीं, वो अलग चीज है। मुंडू अलग होता है। मुंडू अलग है। अच्छा, लुंगी अलग होती है। ओके। तो मैंने देखा है बहुत शानदार शर्ट ऊपर और नीचे बढ़िया एकदम नई सफेद, लेकिन लुंगी सफेद वाली मुंडू होती है। मुंडू, अच्छा, ओके। हाँ, तो मैं सफेद वाली की बात कर रहा हूँ। लुंगी कलरफुल होती है। अच्छा, हाँ, लुंगी वो जो कलर- चेक खास वाली। करके प्रिंट वाली। केरल में प्रिंट वाली, हाँ, यूपी केरल। बिहार में चेक वाली। हाँ। तो वो ऐसा, मतलब ये RWA की ऐसी क्या, मतलब लुंगी में अश्लीलता कैसे है? मैं थोड़ा इसको नहीं, बहुत जगह तो साड़ी को भी लोग कई जगह पे अश्लीलता कहा जाता था कि ये है वो है, लेकिन लुंगी और इस पे रोक लगाना, आप बहुत बड़ा इस देश का एक हिस्सा, अगर ऐसा आज भी गाँव में चले जाइए, पूरे उत्तर भारत में और इधर है ना, साउथ में भी बहुत सारे, जहाँ लुंगी, साड़ी, नाइटी ये कॉमन चीज़ है। लोग खटिया पे यही सब पहनकर सोते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया इसका। तो अब ये कैसे अश्लील हो सकता है, ये मतलब ये तो समझ के परे की नहीं, चीज़ है। इनका ये इसमें पर मैं इस बात में जो है ना एक विचार रखता हूँ। हाँ, लुंगी मैं स्वयं बहुत पहनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर में स्लीप वेयर हो, हाँ, ज़्यादातर लोग घर में ही पहनते हैं। नाइटी भी घर में पहनना चाहिए, लुंगी भी घर में पहनना चाहिए, और जो जॉकी के शॉर्ट्स आते हैं वो भी घर में पहनना चाहिए। उनको पहन के बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ था कि वो योगा कर रहे थे लुंगी पहन के। हाँ, वो इसमें लिखा है। और एक दुर्घटना सी हो गई। हाँ, तो वो काफी चिट्ठी में embarrassing का हो जाता है। झोंका आ गया, हाँ। वो योगा कर रहा हूँ। तो आप सार्वजनिक जगहों पे अगर लुंगी और वो नहीं पहने तो चलता है। नहीं, aesthetics लुंगी के में तो हिसाब योगा से। इमेजिन भी नहीं कर सकता मैं। हाँ, मैं भी नहीं कर सकता। क्यों गए वो, अब उम्र दराज आदमी थे, 70-80 साल के, वो कर लिया उन्होंने। नाइटी में भी योगा जो है ना, खास करके शीर्षासन, नहीं तो नहीं अवॉइड ही करना चाहिए। नहीं, अब छोटे शहरों में जो कॉलोनीज हुआ करती हैं वहाँ पर तो ज़्यादा अश्लीलता होती है। कई बार आप वो देखें कि वो वेस्ट गंजी पहन के लोग ना अपनी तोंद में फंसा रोल कर लेते हैं, तोंद के ऊपर उसको फंसा लेते हैं। यूपी से जो थाने में निर्दोष व्यक्तियों को पीटने की वीडियो आती है, उसमें दारोगा जो है वो रूपा का हाँ। ऊपर नीचे पहने होते हैं।
एक बेड पंखा पता नहीं कहाँ से लाते हैं वो। एक मैंने देखा है रामपुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एक तहसील है शाहबाद, वहाँ में कुछ साल मेरी रिहाइश रही, तो वहाँ पे एक पड़ोस में हमारे एक अंकल थे, वो वही लुंगी पहनकर सब्जी लेने हफ्ते की निकलते थे और लौटते समय उसी लुंगी में सब्जी बांधकर, हाँ। झोला नहीं ले आते थे वो लुंगी सिली बांधकर, होती है, और वो लुंगी सिली होती है, वो सिलिंड्रिकल होती है, हाँ तो उसका कोई छोर नहीं होता। हाँ तो उसमें क्या होता है, आप सामान ले आ सकते हैं मार्केट से। हाँ लाते थे, पर बहुत बात अच्छा ये है वैसे ही कि लपेट के बैकअप, उसमें लोग मूंगफली डाल के खाते रहते थे। हाँ नहीं, पर बैकअप के लिए कुछ नहीं, वो फिर जांघिया में वापस आते थे हाथ में लुंगी। ये सच है। लुंगी में क्या होता है, एक चीज ये भी होती है, मैं जब ये खबर आई नोएडा वाली तो मैंने समर्थन किया आरडब्ल्यूए का, हालांकि उन्होंने बाद में वापस ले वापस ली ले वो। लिया उन्होंने। हाँ क्या होता है लुंगी का ना, लुंगी जाड़े में ठीक रहती है, लुंगी की हाइट ना ऊपर जाती है मौसम के हिसाब से, और अभी चल रहा है जून, तो इस महीने में वो अश्लील सा हो जाता है। हवा चलती है और सब चीजें। वो लुंगी उठता जाता है टेम्परेचर के हिसाब से, तो जून में वो काफी अंडरवेयर सा हो जाता है। आपने देखी होगी मलयालम फिल्म। जी जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ गर्मी हमेशा रहती है, उमस रहती है, ह्यूमिडिटी वाला इलाका है, तो लुंगी वहाँ हाफ ही रहता है। जितना पारा बढ़ता है लुंगी का पारा उतना वो बढ़ाता जाता है। लेकिन ये कि अगर इस तरह का नियम हो किसी सोसाइटी में, और आप सोचें कि मैं तो वो गार्ड्स की कल्पना कर रहा हूँ जिनको लगाया गया इस काम पे, जब तक के लिए ही भले ही 24 घंटे के लिए नियम रहा होगा, कि वो गार्ड्स बैठ के ये देख रहे हैं कि कोई लुंगी और कोई नाइटी पहन के तो नहीं आ गया, और उनको रोक के बोले नहीं, जैसे साहब ये allowed जो कहा ना उससे सहमत हो कि अब आप लुंगी नाइटी पहन के आप योगा नहीं कर सकते। हाँ, आप लुंगी या नाइटी पहनकर अगर कंपाउंड के अंदर हैं शालीन तरीके से तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब आप योगा करने लगे या कसरत करने लगे तो जब आप उलट पुलट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाएंगी। तो उन चीज़ों पे रोक लगानी चाहिए। बाकी अगर है सोसाइटी, बाकी लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर पहनने मुझे पे लगता है नाइटी रात में ही अच्छी लगती होगी। हाँ ये भी सही, तभी तो उसका नाम है। हाँ, हालांकि जनरली नाइटी जो पहनी जाती है सर वो बिल्कुल बस अब जब आप बेड पर जाने वाले हो, हाँ सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, उससे पहले सारा काम तभी होता है। तो उसके बाद बाहर निकलने का तो कोई तुक नहीं बनता। लुंगी में मैं घर जाता हूँ जब काम से थक कर, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक ऐसा वस्त्र है ना जिसको आपने लपेट लिया, हाँ, और आप क्रॉस वेंटिलेशन सभ्य लगते हैं उसमें, हाँ। कोई भी अनसिविलाइज्ड चीज नहीं है, पर उसको पहनकर अगर मैं बाहर चला जाऊं हाँ, तो समस्या हो सकती है। बाल ठाकरे ने नारा दिया था ना, लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ, साउथ इंडियंस के खिलाफ। हाँ। वैसे बरमुडा, जिसको हमारे हरदोई के लड़के बरमुंडा कहते हैं, वो बेहतर विकल्प लगता है कि आप लोग ने कभी ट्राई किया ऐसे बरमुडा जो घुटने तक नीचे वाला होता है, हाफ पैंट टाइप का? चलन में देखिए दौर के साथ साथ सब डिज़ाइन भी बदलते जा रहे हैं, चीज़ें भी बदलती जा रही हैं। तो लुंगी के साथ एक ज़माने में पैजामा बड़ा मशहूर हुआ करता था, है ना, वो भी कंफर्टेबल था, चौड़ी चौड़ी उसकी मोड़ियाँ, शर्ट के नीचे पैजामा पहनते थे लोग बहुत सारे। तो लेकिन फिर शॉर्ट आए, फिर बाकी चीज़ें आई, तो जो भी कंफर्ट के हिसाब से है लोग अपने अपने हिसाब से पहनते हैं। आप दफ्तर जाते हो तो जीन्स पहन लेते हो, ट्राउजर पहन लेते हो, जो गले पे बैठता है ना उनके लिए वो ढीला वाला पजामा बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा बढ़िया, होता है। हाँ। कि मार्केट में भी है, बाजार में भी है, अपनी दुकान पे है, लेकिन कंफर्टेबल। अच्छा, एक चीज़ मैंने मतलब आपने ये नोटिस किया कि आपकी सोसाइटी में RWA चलाने वाले कौन लोग हो सकते हैं? उनके भी कुछ खास ट्रेट होते हैं, मतलब जैसे आप उनसे 2-4 बार मिलें तो आपको लगेगा कि ये शायद RWA का आदमी है। वो अपने आसपास के प्रति अतिरिक्त सतर्क, और वो नहीं, मतलब वो अध्यक्ष नहीं है, सामान्य मेंबर हैं, लेकिन लगभग एक नेतागिरी का व्यवहार, और तो उस तरह से आपने देखा है? मतलब मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपने वो त्रस्त कभी महसूस किया है उनके RWA तो नोएडा में खास करके जो नए शहर बसे हैं ना, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ पे RWA वाले सोचते हैं कि संविधान की रचना भी उन्होंने ही की थी। हाँ, जैसे वो कुत्ते का टहलाने और वाला हाँ, जो आया था, वो उसमें नियम बना मनमाने सकते। नहीं अभी मैं हाल की बात हाँ। बता रहा हूँ, लियो मुझे बाहर घुमाने ले गए थे और मैं चल रहा था, तो एक जो है अंकल, चश्मा पहने हुए, अंकल नहीं बोलूंगा, मेरी उम्र से शायद 2-3 साल बड़े होंगे, आप मुझे पता नहीं लगता ना, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। तो वो सडनली तेज कदमों से मेरे पास आए, बोले कि इसने किया है क्या वो? तो मैंने कहा क्या किया है? वहां पे पॉटी पड़ा हुआ है और बिल्कुल ताजा है। तो इसी ने किया है क्या? मैंने कहा मैं तो इसके साथ घूम रहा हूं बहुत देर से, इसने तो कुछ नहीं किया। नहीं, मुझे तो लगा, मैं CCTV चेक करवाता हूं। मैंने कहा हाँ अवश्य करवाइए, अगर आपको कुत्ते का लग रहा है तो हो सकता है कि किसी कुत्ते का ही हो, इसका तो नहीं है क्योंकि मैं इसके साथ हूं।
2 बार घूमते रहे, तो वो चूंकि मैं लियो के साथ था और लियो जो है अपनी मर्जी से घूमते हैं, उनकी तरफ फ्री तो था नहीं मैं, तो मैं एक चक्कर भी पूरा नहीं किया था, वो दूसरी बार सामने आ गए। इसने कहाँ किया? इसका क्राइम स्पॉट बताइए। हाँ, तो मैंने कहा कि इसने कहाँ किया, आप चलना चाहेंगे? आप क्यों इसमें इंटरेस्टेड हैं इतना? आपको मैंने बोला कि आप जिस समय घूम रहे हैं ना, अभी से आधा घंटा पहले का और आधा घंटा बाद का भी कभी भी दिखवा लेना, रिकॉर्ड रहता है वो। फिर मैं घर गया, मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन दिया उस आदमी का कि ऐसे दिख रहे थे, तो मुझे बताया गया वो मेंबर ही हैं सिर्फ। लेकिन उनको ये जिम्मेदारी हो जाती है कि मतलब यहाँ पे अगर पत्ता भी पर क्या बोलते हैं, परिंदा भी पर मारेगा तो हमारी मर्जी से मारेगा, चूंकि कहेगी यहाँ गए हम सिकंदर। अब हर आदमी सरकार में तो जा नहीं सकता, तो सब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट, तो ये RWA के जरिए ये सारे अपने सपने स्तर की पूरे हो अथॉरिटी जाते ले हैं। रहे हैं। हाँ, नोटिस में नीचे हाँ, आदेश बाय ऑर्डर। ठीक है, अब अपन चिट्ठियों की ओर बढ़ते हैं जो हमारे 3 तालियों ने हमें भेजी हैं पिछले एपिसोड के बाद। और शम्स जी, कुछ लोग हमें अपने पेन नेम से चिट्ठियां भेजते हैं। हम इस बात के लिए उनको मोटिवेट करते हैं कि आप अपना असली नाम बताना चाहें ना बताना चाहें, तब भी आप एक नाम चुनें। तो जैसे ताऊ ताऊ हैं, सरदार सरदार हैं, ऐसे ही जिज्ञासु आत्मा एक सज्जन है, जिज्ञासु आत्मा नाम से उन्होंने चिट्ठी भेजी। ताऊ, सरदार और 3 ताल के तीसरे स्तंभ को जय हो। मैं नहीं जानता कि जब मेरी चिट्ठी पढ़ी जाएगी उस बार तीसरा 3 तालिया कौन होगा, इसलिए उनके लिए तीसरे स्तंभ की संज्ञा का प्रयोग किया है। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने 3 ताल बहुत पहले से सुनना शुरू किया हुआ था, लेकिन ख़त लिखने का तभी सोचा था जब एक बार सारे एपिसोड निपटा लेता, इसीलिए पहला ख़त अब पहुंचा रहा हूं। 3 ताल के बारे में पहली बार जाना जब पढ़ाकू नितिन की एक फेसबुक पोस्ट पर अवार्ड मिलने की फ़ोटो डाली गई थी। तब बहुत हिचकते हुए 3 ताल सुना था, क्योंकि इसके एपिसोड के टाइटल्स इतने अजीबोगरीब थे कि लगा कि ऐसे विषय पर कोई क्या ही बात करता होगा, और बात हो भी जाए तो शायद 5 मिनट में ख़त्म हो जाए, और इसके एपिसोड तो 1.5 से 2 घंटे के क्यों हैं। खैर, जब सुना तो ऐसा लगा कि यार यही तो चाहिए था। 3 लोग बिना लाग लपेट के नुक्कड़ की पान की गुमटी पर बात करने वाले अंदाज का पॉडकास्ट सुनकर हैरानी और खुशी दोनों हुई। सच कहूँ तो हर जगह बनावटी आवाज़ और प्रोफेशनल तरीके से बनी हुई चीज़ों से ऊब चुका था। मुझे कुछ फ्री स्टाइल वाला चाहिए था, जिसमें विषय, चर्चा और बातों पर कम से कम फिल्टर हो। 3 ताल इस पर पूरी तरह से खरा उतरा। चूँकि पहला ख़त लिखने में देरी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा को ट्रिब्यूट ना दिया जाए। बाबा भले ही अब 3 ताल का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी कहानी बताने की शैली किसी घटना को जीवंत बना देती है। ताऊ के बारे में सुनकर मुझे इतना पता चलता है कि ताऊ के पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन वो व्यवसाय के नियमों के चलते कम ही बोलते हैं। मेरा अनुमान है, बिल्कुल सही। मेरा अनुमान है कि ताऊ भावनाएं आहत करने और पूर्वाग्रहों को तार तार कर चिथड़े उड़ाने लायक बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन कुछ विवशताओं के चलते बहुत कम में काम चलाते हैं। अगर ताऊ को फ्री हैंड दिया जाए और पूरा बंधन मुक्त करके बोलने को कहा जाए तो ताऊ तिहाड़ में मिलेंगे, उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो मैं ऐसे किसी पॉडकास्ट की पेड मेंबरशिप लेकर भी सुनना चाहूँगा। सरदार से मुझे मीठी सी ईर्ष्या है। 2 बड़े बढ़िया बोलने वाले और लिखने वाले विद्वानों की संगत उन्हें हासिल है। सरदार का काम मुश्किल भरा है, विषय वस्तु को साधना और बढ़िया सवाल रखने का काम वो बखूबी करते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ये है कि मेरे अंदर सवालों का पिटारा है। मुझे सवाल पूछना बहुत पसंद है। 3 ताल में जैसी चर्चा होती है उस लिहाज से मुझे ये अच्छा मंच लग रहा है अपने सवाल पूछने के लिए। आप मुझे मौका देंगे तो चलिए चर्चा के लिए एक सवाल इसी चिट्ठी में डाल देता हूँ। क्या जेंडर पर आधारित समानता पूरी तरह संभव है, या ये एक आदर्श स्थिति है जिसकी बस कल्पना की जा सकती है? मैंने नारीवाद पर तमाम लेख पढ़े हैं और उनसे एक बात समझ में आई है कि जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगा उसका नियंत्रण ज़्यादा होगा। अगर महिला और पुरुष दोनों आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो भी जाएं तो गर्भधारण की शक्ति कुदरत ने महिलाओं को ही दी है, और उस समय महिलाएं पूरी तरह से आश्रित हो जाएंगी पुरुषों पर, और यहीं पर पुरुष क्या ज़्यादा हावी नहीं हो पाएगा? क्या मनुष्यों के अलावा कुदरत की बाकी रचनाओं में भी अधिकतर पुरुष ही नियंत्रक की भूमिका में नहीं रहा है? मेरे सवाल का मतलब कुछ लोग ऐसे न निकालें कि मैं समान अधिकार के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं बस उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि क्या ऐसा पूरी तरह संभव है। ऐसा क्या किया जाए कि नियंत्रक और नियंत्रित के बीच की खाई को कम किया जा सके। बाकी अगले खत में। जय हो आपका जिज्ञासु आत्मा। ताऊ,
उनके सवाल को लेना चाहेंगे? इनके सवाल को लेना तो चाहिए ही, पूछा है इन्होंने। सिर्फ मेरे विचार, समानता नहीं हो सकती, पर सामाजिक समानता हो सकती है। लॉ के अगेंस्ट होनी चाहिए, होती है, हो रही है। और आपको किस तरह की समानता चाहिए? स्त्री और पुरुष समानता जो है वो इसलिए कि एक शारीरिक रूप से बहुत बलशाली है स्त्रियों के मुकाबले। दोनों अलग कैटेगरी के लोग हैं, दोनों की बायोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते हम, पर अधिकार तो समान दे सकते हैं। तो समान अधिकार हैं। अब धीरे धीरे समाज आगे बढ़ रहा है, दुनिया लगभग अब इस बात को मानती है कि अधिकार दोनों के समान होने चाहिए। समानता कभी भी नहीं आ सकती। वो इसलिए कि पुरुष कभी भी वो काम नहीं कर सकता जो महिलाएं कर सकती हैं, क्योंकि वो बहुत सलीके से करती हैं जो करती हैं। उनमें एक मातृत्व की जेनेटिक चीज होती है जो पुरुषों में नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, धरती को हम माँ मानते हैं, क्योंकि सबका पोषण वहीं से होता है। पोषण, केयर, ये आपको वहीं से मिलेगा। पिता आपकी सुरक्षा करेगा। अब रह गई बात कि फाइनेंशियल फ्रीडम देखो, ज्यादातर अब दुनिया में महिलाओं को मिलनी शुरू हो गई है। कई देशों में तो एकदम पूरी तरह से मिल चुकी है। कई हमारे यहाँ हम अभी भी बहुत 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 पीछे हैं। पर सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम से वो समानता नहीं आएगी। जिस समानता के बारे में लोग सोचते हैं स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है। बराबर के अधिकार दोनों को होने चाहिए। और इसमें से बाय द वे कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। हम अक्सर क्या होता है हमारे चक्कर में ना, कि दो डिफरेंट चीजों को हम जब देखते हैं तो इमीडिएटली कहते हैं कि बड़ा कौन है इसमें। दोनों अलग हो सकते हैं, इस बात पे हमको ये नहीं होता कि सरयू पारिन बड़ा कि मैथिल बड़ा। आप में से कौन है? वो वैसे भी जेंडर मतलब ये तो बहुत लंबी बहस हो सकती है, पर जेंडर इक्वालिटी का शायद अल्टीमेट मकसद एक दूसरे पर डिपेंडेंस को ख़त्म करना रहा भी नहीं होगा। वो सिर्फ डिस्पैरिटी को हटाना, बैरियर्स को हटाना, ये रहा होगा। एब्सोल्यूट इक्वालिटी जिसको कहते हैं, वैसी कोई चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि जेंडर का फ़र्क तो है। कुछ चीज़ें बायोलॉजी निर्धारित करती है। हाँ, तो वो चेंज नहीं होगा। बिल्कुल। और वो जो आमदनी वाली बात है, मतलब उसमें जेंडर इक्वालिटी का जो पूरा आंदोलन है आमदनी वाले केस में, वो ये है कि स्त्रियों और पुरुषों दोनों का वेतन एक जैसे काम के लिए एक जैसा हो। वो ये नहीं है कि स्त्रियां अधिक कमाने लगें ताकि वो राज करें, या पुरुष अधिक कमाए और उनका राज बरकरार रहे। वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिपेंडेंस। हाँ, एक काम के लिए एक मजदूरी, वही। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। हाँ, वही। और लगभग हो रहा है। हाँ, अब वो आधिकारिक तौर पे तो अब है। वो आइडियल जेंडर रिश्ता वैसा है जिसमें कोई भी नियंत्रक नहीं है और कोई भी नियंत्रित नहीं है, पर एक दूसरे पर कुछ एक चीजों के लिए डिपेंडेंस तो रहेगी। हाँ, दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। हाँ। तो दुनिया में आजादी के लिए लोग मरते क्यों है? दो लाइन में आपकी जो है ना वो सबसे सटीक है। हाँ, कि बड़ा कौन ये नहीं, अलग जरूर है लेकिन बराबर है। अगली चिट्ठी आई है, इन्होंने ऐसे ही लिखा है इसलिए ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, बर्तानिया के एनसीआर से। अच्छा। अगे ब्रिटेन से चिट्ठी आई है, और ये अगे नाम से लिखते हैं। पिछले एपिसोड में मेरा ख़त शामिल करने के लिए नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी। शायद मेरी बात से और बाकियों की प्रतिक्रिया से ऐसा लगा हो कि हम तीन ताल को जजमेंटल होकर सुनते हैं कि वो अच्छा था या बुरा था वगैरह वगैरह, पर ऐसा है नहीं। जैसे गपाष्टक यहाँ चलता है, उसके लिए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का नहीं, सिंगुलेट जायरल का इस्तेमाल होता है। ये दिमाग के दो अलग हिस्से हैं, यानी रीजनिंग नहीं, कॉन्शियस इमोशंस का खेल है ये सारा। जिसने दिमाग से तीन ताल सुना उसने क्या खाक तीन ताल सुना। तो खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत। गर्मी के मौसम का एक बिंब बार बार मन में आता है, और तय है कि आपने भी ज़रूर देखा होगा। मार्च से अब अप्रैल हुआ चला है। 2 हफ्ते से आपने आलस किया, गर्मी में सोते रहे, फिर एक दिन कहीं से दिन भर दिल्ली की धूप में देह झरका के आए। आते आते भुनभुना कर ये तय किया कि अब बस समय आ गया है। अंततः आलस पर गर्मी की जीत हुई। फिर पूरा परिवार मिलकर कूलर निकालता है।
झाड़ पोंछ कर खिड़की पर कूलर लगाया जाता है और कूलर में नए खस को लगाने का शुभ कार्य पूर्ण किया जाता है। फिर जैसे ही पाइप से पानी भर के पहली बार कूलर चलाया जाता है, आहा, खस की सौंधी महक लेकर जो वो ठंडी हवा कमरे में भरता है, आहा आहा। नहा धोकर सब कूलर के सामने बैठ जाते हैं, खीरे पर नींबू डाल के खाए जाते हैं, रूह अफ़ज़ा पिए जाते हैं, सब खुश, परमानंद में मुग्ध, मानिए किसी त्योहार सी बेफिक्री है, बेवजह लगता है कि कोई खुशखबरी है। कालांतर में सबने पैसे कमाए और एसी लगवाए। एसी में ठंडक अधिक है, लेकिन असली आनंद तो कूलर के लगने लगाने के कर्मकांड में ही आता था। पता चलता था कि गर्मी आ गई है। अब इतनी बारीकी से मौसम को कौन ही अनुभव करता है, और इसलिए उन बारीक आनंदों से भी सब वंचित ही रह जाते हैं। मेरे बच्चे ब्रिटानिया के 15-20 डिग्री के तापमान में ही पूरा साल निकाल देते हैं। साल में 2 बार घर का थर्मोस्टेट बदल देते हैं। सोचता हूँ वो जो कूलर वाला त्यौहार विलुप्त हो गया, उसके साथ कितनी कहानियाँ विलुप्त हो गईं। बहुत कुछ प्राप्त होता गया और बहुत कुछ पीछे छूटता गया। जब मानव को सब संसाधन प्राप्त हो जाएंगे तो आगे किस चीज़ की इच्छा रह जाएगी। जब कोई इच्छा ही नहीं बचेगी, तब सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद भी कितना विहीन अनुभूत होगा। जिस मोक्ष की ललक लगी है सबको, वो तो हमें एक निरर्थक सा गंतव्य मालूम पड़ता है। शुक्ला जी ने कहा है, यानी विनोद कुमार शुक्ल से इनका मतलब है, जाते जाते कुछ भी नहीं बचेगा, जब तब सब कुछ पीछे बचा रहेगा और कुछ भी नहीं में सब कुछ होना बचा रहेगा। हम अब देखिए आजकल मिनिमलिज्म का ट्रेंड चल पड़ा है। पहले हम अभाव से पीड़ित थे, अब धीरे धीरे प्रचुरता से ऊब रहे हैं। लेकिन हाँ, एक ऐसी चीज़ है जिससे कभी ऊब नहीं होगी, वो है यहाँ लंदन में आम आने लगे हैं भाई साहब। पूरी गर्मी हम यहाँ पेटी भर भर के आम लाते हैं और पेट भर भर के खाते हैं। यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र से आम मंगाए जा रहे हैं और यहाँ आम की संगत में मिलकर लंदन की धूप भी मीठी हुई जा रही है। अब वो परदेश में नहीं रोया, उसने व्हाट्सएप पे कॉल लगाया और माँ के साथ मिलके आम खाया। और माँ का प्यार भी नहीं भीगा, क्योंकि माँ भी फ़िलहाल आम खाने में व्यस्त है। निदा फाजली की गज़लों और दोहों की रिकमेंडेशन के साथ पत्र समाप्त करता हूँ। अहाँ सब एहना गपाष्टक जारी राखू, हम सब एहना जुड़ल रहीबे। जय हो। बर्तानिया के एनसीआर से अज्ञे। थैंक यू अज्ञे भाई। हर बार ये एक लाइन मैथिली लाइन होती है। बहुत खूबसूरत लिखा, इन्होंने यादें बचपन की ताज़ा कर दी। जैसे कूलर अचानक लगाते याद थे आया, आप भी? हाँ। कूलर, इसके अलावा हाँ मुझे याद है भाई, कमला मार्केट के पास वो मिला करता था खस, मैं खुद खरीद कर लाया हूँ बचपन में। और उससे पहले जब नानी मामा के यहाँ जाता था तो शाम से ही छत पे पानी का डालना और फिर बिस्तर लगाना, तो छत के ऊपर पानी डालकर उसको ठंडा करना और फिर सोना, और कितना भी तापमान हो बेफिक्री की नींद। वो सारी चीज़ें सच में, ये मतलब हर कूलर और खस के साथ आपकी ज़िंदगी की एक कहानी होती है। एसी ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। एसी ने अब ये कि कूलर जब आप चलाते थे तो दरवाज़ा बंद नहीं करते थे, एसी में आपने घरों के दरवाजे तक बंद करने शुरू कर दिए। एसी की हवा ठंडी तो होती है, हाँ, पर सूखी होती है। कूलर की हवा ना एक मॉइस्चर उसमें भींगी होती है थोड़ी, और उसमें उस घास पर पानी जो बार बार चलता था और कूलर के नीचे थोड़ी काई सी जम जाती थी, उसकी हल्की सी महक होती थी। और पानी की जो बहुत छोटे छोटे फवारे आपके छींटे आते थे, है ना। और फिर आप कभी कभी कूलर में कंट्रोल नहीं होता था, पंखे को कम कर सकते थे पर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता था कूलर में, तो आप कभी कभी एक चादर ओढ़ लेते थे, लेकिन कूलर बंद नहीं होता था। मैं यहाँ पे एक बरसाती में रहता था पश्चिम बिहार में, तो बहुत बड़ी छत थी, उसमें सिर्फ एक कमरा उन्होंने बनाया था सीढ़ी के बगल में, जो वो लड़कों छात्रों को देते थे। तो पूरा, और अपने को कोई कॉलेज नहीं जाना होता था, अपन दोपहर में वहीं रहते थे, तो पूरी छत और उसके बगल वाली छत, उससे आग निकल रही होती थी दिन में तप के, और फिर बरसाती की छत और बरसाती की दीवारें, लगभग सारी दीवारें वैसी प्लास्टिक के शेड टाइप ज़्यादातर होते थे। हाँ। और उसके बाद बस ये था कि कूलर को फुल चला तो आवाज़ बहुत करता था। और मेरे साथ रहते थे दिलीप, वो रजाई ओढ़ लेते थे। अच्छा। हाँ, इतनी ठंड, क्योंकि और हमको उस कूलर पे गर्व होता था, कूलर जो ओवर साइज्ड था,
बड़ा वाला। बड़ा वाला था और बरसाती की साइज आप जानते हो, थोड़ी देर में ही मजे आ जाते हैं। हम लोगों ने बड़े बार चुपचाप से उसमें बर्फ तक डाल दिया था। हाँ, उसका भी एक अलग मजा है। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया अज्ञे भाई, और बहुत खूबसूरत चिट्ठी है आपकी। अगली चिट्ठी है डॉक्टर सौरजीत गुप्ता, द्वारका, नई दिल्ली। पिछली बार भी इनकी चिट्ठी आई थी। खान साहब, ताऊ और सरदार की जय हो। मेरा नाम डॉक्टर सौरजीत गुप्ता है। जैसा मैंने अपनी पिछली चिट्ठी में भी लिखा था, मैं नवजात शिशुओं का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं दिल्ली के द्वारका का वासी हूँ और चाय का न्योता अब भी ओपन है। सरदार ने मुझसे अपनी प्रोफेशन से जुड़े कुछ मज़ेदार किस्सों की चाहत रखी थी। तो एक बार 3-4 साल का एक बच्चा आया, तो मैंने पूछा, आपने खाना खाया? बच्चा कहता, हाँ, लोटी खाया। तो मैंने पूछा, किसके साथ खाया? तो बड़े भोलेपन से बोला, मम्मी के साथ। वो सब्जी या दाल नहीं बोला। ऐसे ही एक माँ अपने 8 महीने के बच्चे के साथ आई और कहने लगी कि बच्चे को खांसी हुई है और रात को साई साई की आवाज़ आती है। इस पर पीछे से मेरे एक सीनियर आए और बड़े मजाकिया अंदाज में बोले कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बच्चा साई साई करके साईं बाबा का नाम ले रहा है। बच्चों का स्पेशलिस्ट होने के कारण साईं साईं गाना था वो। हाँ। साईं बाबा के बारे में था। नहीं, आगे नहीं, वो तिहाड़ जाना पड़ सकता। अच्छा, हाँ, भावनाएं आ तो सकती हैं। नहीं, वो दूसरा गाना था। हाँ। बच्चों का स्पेशलिस्ट होने के कारण बच्चों के ठीक होने पर जब वो कुछ महीने के बाद मिलने आते हैं तो बिल्कुल अलग से बड़े दिखते हैं। बच्चों में ग्रोथ जल्दी दिखती है ना, और उन्हें देखकर जो खुशी होती है उसका विवरण मैं शब्दों में नहीं कर सकता। अक्सर मरीज़ की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया जाता है, पर 3 ताल के ज़रिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी कोई डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसका मरीज़ ख़राब हो। हम अपने रातों की नींद, चैन, फैमिली टाइम छोड़कर मरीज़ की सेहत का सोचते हैं, तो अपने डॉक्टर पर भरोसा कीजिए। आजकल मुझे नई मदर्स को एजुकेट करने का शौक़ है और अपने इंस्टाग्राम चैनल की बदौलत मैं ये कर पा रहा हूँ। आपको साथ में मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स भी भेज रहा हूँ। जय हो, चिट्ठी लिखता रहूँगा। अपना ख्याल रखिए। आपका प्रिय 3 तालिया, डॉक्टर सौरजीत गुप्ता। इन्होंने पेंटिंग भेजी है, बाय द वे। मैं ताऊ आपको दिखा देता हूँ वो। शुभम ने इसमें एक बात इन्होंने जो कही ना वो सच है। इस देश में ना बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि लोग जो है डॉक्टरों पे हमले कर देते हैं। हाँ, अगर किसी की मृत्यु हो गई है ऐसा, तो ओ भाई साहब, पेंटिंग बहुत बढ़िया, एक और है, इसके बगल वाली भी है, राइट। हाँ, बहुत खूबसूरत। ये बीच में हुआ, कई बार ऐसा हुआ है ना, जब डॉक्टरों पे हमले हो जाते हैं और लोग ये समझते हैं कि उन्होंने मरीज को मार दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ डॉक्टर आपको लूट लेगा, पर ये नहीं मारेगा नहीं। बिल्कुल सही। कृपया, वो किसी को नहीं चाहते कि उनके यहाँ आने के बाद किसी की मृत्यु हो जाए या हालत उनकी खराब हो जाए इतनी। पर यस, डॉक्टर इंसान होते हैं और कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि वो किसी को बचा नहीं पाते। तो डॉक्टर साहब लिखते रहिए, और दोनों किस्से बहुत मज़ेदार थे। ये वाला कल्चर बंद होना चाहिए। हाँ। कुछ राज्यों में अब राज्य सरकारें पुलिस बना रही हैं हॉस्पिटल्स की सुरक्षा के लिए। ऐसे दिन हमको नहीं देखने चाहिए बिल्कुल, कि डॉक्टरों को सुरक्षा में रहकर इलाज करना पड़े। अगली चिट्ठी है प्रियम तिवारी की, अहमदाबाद, गुजरात से। आप तीनों को मेरा नमस्ते। मैं प्रियम तिवारी, अहमदाबाद, गुजरात से चिट्ठी लिख रहा हूँ। मूलतः रहने वाला शहडोल, मध्य प्रदेश का हूँ, पर बीते 9 साल से मैं गुजरात के सूरत, फिर वापी में कुछ साल रहता हुआ अहमदाबाद में आ बसा हूँ। पेशे से जनरल इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ। आसिफ भाई के आने से 3 ताल में थोड़ा बघेली टच आ गया, जिससे बहुत खुशी हुई। मेरा गृहनगर शहडोल और सिंगरौली मध्य प्रदेश के बघेलखंड में आते हैं, जिससे हमारे बात करने और उच्चारण करने का तरीका काफ़ी मिलता जुलता है। सीज़न 2 के एपिसोड 3 में आमों पर चर्चा हुई तो मुझे दशहरी आम की याद आ गई, जो गुजरात में आसानी से नहीं मिलते। जब तक यहाँ फल मंडी में दशहरी की खेप पहुँचती भी है तो बारिश आ चुकी होती है, जिससे आम का मज़ा फीका सा लगने लगता है। चाय से याद आया कि कभी मध्य प्रदेश के जबलपुर जाना हो या जो सुनने वाले जबलपुर से हों, वे सदर बाज़ार के पंचमुखी हनुमान जी मंदिर के ठीक बगल में महावर बुक स्टॉल के बगल से लगी गुप्ता जी की चाय ज़रूर पिएं। और बहुत बढ़िया एड्रेस देने का तरीका है इनका। बढ़िया। सदर बाज़ार के पंचमुखी हनुमान मंदिर के ठीक बगल में महावर बुक स्टॉल के बगल से लगी गुप्ता जी की चाय, उसमें अलग सा नशा है। कॉलेज के दिनों में मैं और मेरा मित्र राहुल उनकी चाय लेकर बुक स्टॉल के सामने बने चबूतरे में बैठकर पीते थे, और भीड़ इतनी होती थी कि बगैर पैसा दिए चुपचाप भोली शक्ल बनाकर चंपत हो जाते थे।
ये गलत तो था, पर उस समय ये करके बड़ा मज़ा आता था। हालांकि ये चिट्ठी पहली बार लिख रहा हूँ, पर 3 ताल का नियमित श्रोता होने के नाते आपसे गुजारिश है कि भारतीय रेल पर भी एक पूरा एपिसोड रिकॉर्ड किया जाए। भारतीय रेल से मेरा मतलब कटनी चौपान पैसेंजर, टुंडला आगरा फास्ट पैसेंजर, दिल्ली पलवल कोटा एक्सप्रेस, वलसाड अहमदाबाद शटल, इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस, छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से है, जो अपने आप में एक नॉस्टैल्जिक फील देती हैं। हाँ, वो बात वंदे भारत में नहीं हाँ। सोचिए कि सीधी ट्रेन ना होने की वजह से आप इटारसी से ट्रेन बदलकर कहीं जा रहे हैं और आपको रात में 4-5 घंटे इटारसी में ही कुछ दूर तक जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही देखकर वक्त बिताना पड़ रहा है। कितना दिलचस्प अनुभव होगा यदि आप भारतीय रेल के प्रति मेरी तरह जिज्ञासु हों। ऐसे हाल में लगभग गर्म पानी होती हुई चाय की चुस्की और अधिक जिज्ञासा बढ़ा देती है। आप बेंच पर चाय की चुस्की लेते बैठे हों और सोचें कि देखो ये ट्रेन विशाखापट्टनम तक जाएगी। पता करते हैं कि ये कहाँ रुकेगी। उतने में इटारसी स्टेशन के तमाम समोसे, छोले चावल और भजिए बेचने वाले अपनी शीशा तोड़ देने वाली आवाज़ से जगजगाकर माल बेचने लग जाएं। मुझे ट्रेनों को देखने और जानने का इतना शौक है कि अपना 26वां जन्मदिन वडोदरा उज्जैन मार्ग पर खाचरोद स्टेशन पर अकेले बैठकर फ़ोन बंद करके मनाया और सारा दिन आती जाती ट्रेनों को देखा। अप और डाउन की ट्रेनें वैसे भी खाचरोद स्टेशन से गुजर रही थीं जैसे जीवन का 25वां और 26वां साल उस वक्त मेरी ज़िंदगी से गुजर रहा हो। बहुत ही अलग अनुभव था जो शायद अब शादी के बाद ना के बराबर हो गया है। आप सभी अपना खूब ध्यान रखें। आपका प्रेम तिवारी, अहमदाबाद, गुजरात। लेट 80s अर्ली 90s में मैं ये करता था। मैं बहुत सारा टाइम रेलवे स्टेशन पे गुजारता था, रेल में गुजारता था। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं ट्रेन पे चढ़ गया हूँ, चूँकि सभी जान ले चुके थे तब तक, टीटी सब पहचानते थे। ट्रेन पे चढ़ गया हूँ और कहीं चला गया, फिर वहीं स्टेशन से फिर किसी दूसरी ट्रेन को पकड़ कर आ गया। फैसिनेटेड था मैं रेल से, इसलिए जब अभी बालासोर में दुर्घटना हुई तो मैं काफ़ी एक्सपर्ट सा बन गया था ऑफिस में, क्योंकि मैं हर चरण को समझता था। मैं टोकन वाले ज़माने से ट्रेनों को देखता परखता रहा हूँ। स्टेशन मास्टर के साथ बैठना, रेलवे की कॉलोनी जो है वो ठीक स्टेशन के पीछे होती थी, वहाँ के लोगों से जान पहचान और सबके घर आना जाना। तो रेलवे का एक रेलवे की अपनी दुनिया होती थी, सिर्फ बजट नहीं होता था। वो दुनिया खत्म हो गई, मतलब मेरे लिए वो दुनिया है ही, इनके लिए है। इन्होंने अभी भी अपने संबंध रखे हुए हैं, अब वो दुनिया नहीं रही, चूंकि अपन पता नहीं उसको पीछे छोड़कर चले आए, जैसे अपने गांव खलिहान छोड़कर आए। इन्होंने जैसे फ़ोन करके रेलवे स्टेशन पे बैठ के जन्मदिन मनाया। मेरा बचपन में जो पहला सपना था कि क्या करना है मुझे आगे चल, मैं गार्ड बनना चाहता था। उसकी वजह थी, एक फिल्म बड़ा दिमाग था, 2 वजह थी। एक पीछे शायद शोले फिल्म थी, जो लास्ट में गार्ड वाला जो कमरा होता है, तो एक कमरा होता है और बाकी जगह खाली होती है, ओपन है एकदम, जिससे आप पीछे देख सकते। तो मेरे मामा और नानी का घर है जहाँ, एक बिल्कुल पहाड़ के नीचे स्टेशन है झाझा। तो छुट्टियाँ मनाने गर्मी की जाता था, तो वहाँ प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा वक्त बीतता था, इसलिए कि सारे सब ट्रॉली, वो सारी मामा की दुकानें थी, तो वहाँ बैठा करता था, सबसे जान पहचान। तो मालगाड़ी थोड़े अगले 2-4 स्टेशन तक जाना और फिर वहाँ दूसरे पैसेंजर ट्रेन से वापस आना। तो एक ड्रीम था कि मैं मालगाड़ी में कुर्सी रख कर बैठूँ और ओपन में। मैंने कुर्सी रखी और बैठा। उसके बाद मैंने तय किया कि मैं गार्ड बनूंगा। और इत्तेफाक से वो झाझा में रेलवे के सारे क्वार्टर थे, स्टाफ रहते थे। झाझा में रेल ही था, हाँ, लोगों। तो मैं वो क्वार्टर भी मुझे बड़ा पसंद था। उसमें पानी जमा करने के लिए एक औदा टाइप होता था, और बाकी तो मुझे लगता था कि गार्ड बनूंगा तो ऐसे ही क्वार्टर मिलेगा और मैं रेलवे की ही नौकरी करूँ। तो बड़ा एक ड्रीम था, लेकिन फिर धीरे धीरे शहर ने सारी चीज़ें छीन ली। हाँ, लेकिन आज भी ये सबको पता है कि अगर मुझे शूट पे अर्जेंट नहीं जाना है तो मैं ट्रेन से ही जाऊँगा। आज भी है मेरे साथ, मैं सीधे ट्रेन बुक करता हूँ। अभी लास्ट मंथ मुंबई जाना था, एक शूट था, प्लान था, तो जल्दी थी नहीं, तो सुब्रह जी ने भी टोका, उन्होंने बता भी दिया था कि ये प्लेन में बैठता नहीं है, क्योंकि 3 प्लेन मैंने कवर किया है जो एक्सीडेंट जो क्रैश हुआ था, तो दिमाग में बैठा हुआ। दूसरा रेलवे से प्यार, तो मैंने फिर रेलवे से भी किया मैं मुंबई ट्रेन से। यहाँ से शाम 5 बजे चली, अगले दिन सुबह 11 बजे मुंबई था। लेकिन मुझे कोई एहसास नहीं हुआ कि इतना डील। एक बार एक तो ट्रेन में बैठ गए तो आप फिर ऑफिस से भी कट गए, सबसे कुछ हो भी जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्पॉट पे पहुँच नहीं सकता, मैं तो ट्रेन में हूँ। तो इसका फायदा भी देखते हुए जाना, ट्रेन में सफर और जाना, ट्रेन का सफर। मैं हर स्टेशन पे कोशिश करता हूँ उतरने की भी, हाँ, एक बस एक सेकंड के लिए। हाँ,
मतलब प्लेटफॉर्म पे कदम रखना ज़रूरी है जब तक आप सो नहीं गए। तो वो हालांकि अब दूसरी चीज़ें, वरना आप अगर लोकल उसमें बैठते हैं आप जनरल कंपार्टमेंट में तो उसका अलग मज़ा है। आप लोगों की आप बातें सुनिए, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप फर्स्ट क्लास और एसी सेकंड क्लास में ट्रैवल करते हैं तो लोगों की बातें भी वैसी अंग्रेज होती हो हैं। जाते हैं लोग अंदर। अच्छा, फर्स्ट में आप बैठेंगे तो ज़्यादातर पॉलिटिशियन मिलेंगे आपको, तो वो सारी वैसी बातें हैं। बाकी बिजनेसमैन मिलेंगे तो वो सब अंग्रेज जो बता रहे हैं वैसी बातें। लेकिन असली हिंदुस्तान के लोगों की बातें सुननी है। और फिर जिस तरीके से वो सफ़र करते हैं, जब उनके डब्बे खुलते हैं, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, और वो सब्जी की शीशा महक नहीं है, गम आती है। शीशा नहीं है, 3 रॉड है जो खिड़की पे, जी। और गर्म हवा या ठंड हवा जो भी है आ रही है, वो दुनिया ही अलग है। और इटारसी के बारे में सोचता हूँ कभी कभी, अगर ट्रेन का जंक्शन नहीं होता वहां पे तो क्या होता। इटारसी ऐसी जगह है वहां पे जो सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंटे अन्य जंगल हैं जिसमें सतपुड़ा तो अगर भवन में नहीं आग होता लग तो गई क्या थी। होता? हाँ, वो डुबोया मुझको होने ने ना, मैं होता तो क्या होता टाइप। इटारसी वो सतपुड़ा के पहाड़ों में आप ऊपर खड़े हुए हैं, कहीं कुछ सिर्फ जंगल की आवाज आ रही है, पक्षी बोल रहे हैं, सडनली एक ट्रेन की आवाज आएगी। आप बोलोगे ट्रेन कहाँ से आ गई यहाँ पे? लोग कहेंगे इटारसी से आ रही है। इटारसी में और कुछ नहीं होता। अच्छा। तो अगर ये इटारसी गए हैं, और मैं इटारसी से होकर गुजरा हूँ कई बार, इटारसी की खूबी यही है कि लोग गुजरते हैं वहां से, प्लेटफॉर्म तक ही जाते हैं। तो इस देश का कम से कम 25% आबादी ये कह सकती है कि हाँ मैं इटारसी गया हूँ, प्लेटफॉर्म पे कदम रखा है। क्योंकि वहाँ गाड़ी आती है, रुकती है, फिर चली जाती है। वहाँ पे लोग रहते हैं क्या? जैसे हमारे घरों में टीवी चलते हैं, इटारसी में भी चलते हैं, या का प्लेटफॉर्म वाला टीवी, पत्ते क्या झड़ते हैं। हाँ, पाकिस्तान जानना में पड़ेगा हुस्ना। तो वो, लेकिन इसमें एक चीज़ ये कि 3 तालियों में, वैसे शायद सुनाई भी हो उन्होंने, हमने एक बार रेल यात्राओं के किरदारों पे बात की है, पर यह है कि बहुत हाई टाइम है, इसकी डिमांड भी है। कुछ एक हमें सीज़न 2 करने चाहिए कुछ टॉपिक्स के, जैसे रामलीला के बारे में भी लोगों ने कहा है कि आपने बात की थी, वो भी अधूरा रह गया, उसको भी एक बार निपटाएं। पर हम इसमें ये करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में शुभम जो है पिछले वाला एक एपिसोड का लिंक डाल देंगे जिसमें हमने रेल यात्राओं पे किया था, और एक बार ज़रूर इस पर एक लंबी बात दोबारा करेंगे। अगली चिट्ठी है आज की सौरभ सरकार की। ये वही सौरभ सरकार हैं जो आखिर में ये कहते हैं कि ताऊ से बंगाली लहजे में मुझे अपना जो कि छत्तीसगढ़ में रहते हैं। हाँ, जगदलपुर कांकेर में रहते हैं। इन्होंने इस बार जगदलपुर बस्तर लिखी है। 23 साल इनकी उम्र है, हो सकता है छत्तीसगढ़ के अंदर जो बंगाल है। जी। नमस्ते सभी को, मैं एक बीएड का छात्र हूँ और ये चिट्ठी आपके पास पहुँचते पहुँचते मेरा बीएड का कोर्स भी पूरा हो जाएगा। मैं अपनी पढ़ाई जगदलपुर बस्तर से कर रहा हूँ, ये यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, रहने वाले वहाँ के। और आपको बस्तर की सुंदरता के बारे में तो पता होगा ही। ललन टॉप ने बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। मैं सभी श्रोताओं को सिफारिश करता हूँ कि वो ये डॉक्यूमेंट्री देखें, और आप सभी को सुझाव देता हूँ कि कभी बस्तर आइए और यहाँ के असली प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लीजिए। पिछले एपिसोड में आपने इन्विजिलेटर की चर्चा की थी। हाल ही में मैंने इन्विजिलेटर के तौर पर काम किया है। तो 3 घंटा एक जगह पर खड़े होना मुमकिन नहीं है ताऊ, और स्टूडेंट्स चीट करते हैं, चिट भी लाते हैं। ये अच्छा प्रयोग है। स्टूडेंट्स चीट करते हैं, चिट भी लाते हैं, और आप एक जगह बैठकर उनको खड़े होकर देख भी नहीं सकते हैं क्योंकि कौन क्या कर रहा है। रही बात चाय गिरने की, चूँकि वो स्टूडेंट के ऊपर गिर गई थी उनकी आंसर शीट पर, रही बात चाय गिरने की, तो चाहे वो टीचर हो या इन्विजिलेटर, आपको बच्चों के सामने कुछ खाना या पीना नहीं चाहिए। क्लास या एग्ज़ाम के दौरान आप बाहर जाकर चाय पी सकते हैं। वैसे भी एक क्लास में 2 इन्विजिलेटर रहते हैं। होमवर्क की बात करें तो मेरे अनुसार बच्चों को होमवर्क देना चाहिए, पर होमवर्क एक्टिविटी आधारित होना चाहिए, ना कि लिखित आधारित। ऐसा भी एक्टिविटी देना चाहिए जो जेंडर स्टीरियोटाइप को चुनौती दे, लेकिन होमवर्क कंपलसरी नहीं होना चाहिए। मेरे जैसे बहुत बच्चे होंगे जिनको गर्मी की छुट्टी में रिश्तेदारों के घर जाना पसंद नहीं होता, और ना ही घर वाले कहीं लेकर जाते हैं। ऐसे में बच्चे घर में बोर भी हो जाते हैं। मैं अपने बचपन में जब भी बोर होता था तो मैथ्स बुक लेकर बैठ जाता था, क्योंकि मुझे मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत पसंद था। चाय के बारे में बात करूं तो मुझे पहले चाय से नफरत सी थी, क्योंकि चाय ने मेरी 2 सफ़ेद टी-शर्ट्स को टी-शर्ट्स में बदल दिया था। घर में मैं कभी चाय नहीं पीता हूं, लेकिन दोस्तों के साथ चाय एक प्रेम सा बन गया है। चाय के बहाने हम घंटों बात करते हैं। चाय पीने के लिए कभी कभी 30-30 किलोमीटर दूर भी चले जाते हैं। तो कौन कहता है कि चाय के पीछे कीमती यादें नहीं छुपी हो सकती।
एक बार चाय के नशे में डूब जाओ और देखो ये जीने का एक अलग ही तरीका है। जय हो जय हो जय हो, ये उन्होंने बांग्ला में भी लिख कर भेजा है, जय हो जय हो जय हो। हिंदी बांग्ला एक जैसा ही होता है, जय हो। हाँ, मैं सौरभ सरकार, उम्र 23, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़। ये आखिरी चिट्ठी आज की। तो बहुत शुक्रिया। मैं बस ये याद दिला देता हूँ कि 25 जून को जब मुलाकात होगी, इस महीने का जो आखिरी 3 ताल होगा, एक नए मेहमान उसमें हो सकता है कि हों, तो उससे पहले रथ यात्रा और बकरीद की शुभकामनाएं। चिट्ठियाँ आपको भेजनी है radio@aajtak.com पर। किन किन विषयों पर चिट्ठियाँ भेजनी है? अपराध पर, जेल के अनुभवों पर जो शम्स जी ने बताए, जेल की कहानियों पर। आपका कोई निजी अनुभव हो तब तो ज़रूर ही भेजिए। और मोमोज पर चिट्ठियाँ भेजनी है आपको, मेयोनीज पर चिट्ठियाँ भेजना जरूर है, चाहे आप किसी भी पक्ष विषय में पे हो, भेजो। हाँ, किसी भी विषय पर, कोई भी पक्ष हो आपका, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। हाँ, ठीक है। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953323303। 3 ताल को आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन, विंक, यहाँ पर भी आप फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज तक की ऐप पर तो आप सुन ही सकते हैं। यूट्यूब पर भी बाय द वे अब वीडियो आता है 3 ताल का, तो वो भी आप देख सकते हैं। radio@aajtak.com। यूट्यूब पे कैसे देख सकते हैं? यूट्यूब पे आज तक रेडियो के यूट्यूब चैनल पर आप जाएं। हम आज तक का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी डालते हैं, और आज तक रेडियो के यूट्यूब चैनल पर भी जाता है, तो 2 चैनल्स पे अपलोड होता है। आप जाइए वहाँ पर, आपको उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो जो है ऑडियो रिलीज होने के 1 दिन बाद आता है अक्सर, तो 1 दिन अगर आप वीडियो में देखना चाहते हैं, दुरुस्त तो आता है ना? दुरुस्त आता है एकदम। वेरी गुड। अगले एपिसोड में मुलाकात होती है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।